चलिए, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, जय हिंद सभी को। आज कुछ महत्वपूर्ण बातें आप लोगों को बताना है प्यारे बच्चों। मैंने आप लोगों को सूक्ष्म शिक्षण पढ़ाने के पश्चात स्किल बताया था, कौशल के बारे में। तो जब हमने कौशल बताया था आप लोगों को, तो हमने कहा था कि मुख्यतः आपके जो सलेबस में है, जो बीएड के सलेबस में है, वो 11 कौशल उसमें दिया हुआ है। 11 कौशल में से वो कह रहा है कि मुख्यतः 8 निम्न में से 8 कौशलों पर प्रशिक्षण कार्य करना है ना। तो आपके जो टीचिंग सब्जेक्ट होते हैं, उन्हीं 11 कौशलों में से 8 जो टीचर पढ़ाता है, उनको 2 जो टीचिंग सब्जेक्ट है, उन्हीं दोनों पे आपको 8 स्किल पे लेसन प्लान बनाने होते हैं। ठीक है, या प्लानिंग करनी रहती है सूक्ष्म शिक्षण का। तो जैसे कि अगर आपको क्लासरूम में पढ़ा दिया गया, सबसे पहला कह सकते हैं कि पाठ प्रस्तावना कौशल ना, इंट्रोडक्शन स्किल जिसको हम लोग कहते हैं। फिर दूसरा पढ़ाया गया प्रश्नीकरण कौशल, क्वेश्चनिंग स्किल कह सकते हैं। और तीसरा पढ़ाया गया व्याख्या कौशल, एक्सप्लेनिंग स्किल। और चौथा जो पढ़ाया गया आप लोगों को, वो है आप लोगों का पुनर्वलन कौशल। ठीक है। फिर उसके बाद पांचवा पढ़ाया गया उद्दीपन परिवर्तन कौशल। छठवां जो पढ़ाया गया आप लोगों को उद्देश्य लेखन कौशल। सातवां आप लोगों को पढ़ाया गया था श्यामपट्ट लेखन कौशल। ठीक है। 8 एक और कौशल पढ़ाया गया था दृष्टांत या उदाहरण कौशल। ठीक है। तो ये 8 कौशल का मैंने आप लोगों को बताया भी था, क्लास में पढ़ाया भी था। और इसी सीक्वेंस में आप लोगों को क्या करना है, लिखना भी है कि पहले प्रस्तावना कौशल, प्रश्नीकरण कौशल, व्याख्या कौशल, तो इसी सीक्वेंस में उदाहरण कौशल इसी सीक्वेंस में लिखना है। जिससे आप लोगों को सूक्ष्म शिक्षण के बारे में बताया गया, लेकिन आपको सूक्ष्म शिक्षण के बारे में कॉपी में लिखना नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि लिखने के लिए आपको उसमें सिलेबस में नहीं दिया हुआ है। तो सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ, परिभाषा, ये सारी चीज़ें आपको लिखना नहीं है। सिर्फ आपको स्किल से संबंधित जो आप 1 महीने की विद्यालय में आकर के ट्रेनिंग ले रहे हैं ना, जो अपने सहपाठियों के बीच में ही आप सूक्ष्म शिक्षण कार्य कर रहे हैं, जिसमें आप एक सप्ताह का लगभग कह सकते हैं या उससे भी कम, जो एक सप्ताह के लिए पाठ प्रस्तावना का ट्रेनिंग दिया गया, जिसमें आप लोग उस कौशल में निपुण होना चाहते हैं। और मैंने बताया था कि आप एक समय में एक कौशल लेकर के आते हैं, ठीक है, और एक टॉपिक पे निपुण होना चाहते हैं। तो इसलिए पाठ प्रस्तावना में आप आए और अपना शिक्षण कार्य किए, टीचर ने फीडबैक दिया या आपके सहपाठी जो फीडबैक दिए, अगर उतना अच्छा नहीं था तो पुनः आपने नियोजन बना करके पुनः आपने शिक्षण कार्य किया। तो प्यारे बच्चों, ये जब तक निपुण नहीं हो जाते हैं तब तक वो कार्य चला। निपुण हो गए आप पाठ प्रस्तावना में, तो उसके पश्चात दूसरा कौशल आप लेकर के आए, प्रश्नीकरण कौशल। तो जो भी प्रकरण लेके आते हैं, उस प्रकरण से संबंधित आप प्रश्नों का निर्माण करते हैं। तो उसमें लगभग 10 से 12 प्रश्न बना लेते हैं और आकर के यहाँ प्रश्न बना करके पूछते हैं। तो वो सारी चीज़ें भी आपको लगभग 1 सप्ताह तक ट्रेनिंग की गई, आपने प्रशिक्षण लिया, उस कौशल में निपुण हुए। फिर उसके बाद आपने व्याख्या कौशल देना सीखा, उसमें भी आपको 1 सप्ताह ट्रेनिंग दिया गया, आप प्रशिक्षण लिए उसमें, कहीं ना कहीं आप बच्चों के सामने आकर के व्याख्यान कौशल कर रहे थे। फिर उसके बाद उदाहरण कौशल उसी प्रकार से आपने 1 सप्ताह का किया। तो ये जो कौशल आप निपुण होते चले गए एक एक कौशल में, और वास्तविक कक्षा शिक्षण में कहीं ना कहीं ये आपने प्रशिक्षण लिया। तो उसी पे क्या करना था, आपको योजना बनाना था, जो मैं यहाँ पर आप लोगों को सिखा रहा था, पाठ प्रस्तावना का किस तरीके से प्रश्नीकरण करना है। और ये लेखन कार्य भी, क्योंकि प्रैक्टिकल में लेखन कार्य ही आपका देखा जाता है, ठीक है, और एग्जामिनर आपसे कहीं ना कहीं कुछ प्रस्तुतिकरण करा सकता है। तो क्योंकि आप प्रशिक्षण लिए हैं, किए हैं, तो आप प्रस्तुत भी कर सकते हैं। तो आपको लिखना आना चाहिए भाई, कॉपी पे किस तरीके से लिखना है, उसके लिए एक एक चीज बारीकियों को हम बताते हैं, समझाते हैं। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि हमने ये पाठ योजना का निर्माण किया है, ठीक है। तो अब उसके पश्चात एक मैंने संपूर्ण क्लास भी लिया था, जिसमें बताया था कि आपको किस तरीके से पाठ प्रस्तावना का लिखना है।
लेखन कार्य के लिए हमने पूरा का पूरा क्लास लेकर के बताया था, फिर भी आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि नहीं किस तरीके से लिखना है, किस तरीके से बनाना है। उसके बावजूद भी आप बहुत सारी चीज़ें अनावश्यक पता नहीं क्या क्या लिख करके लेकर आते हैं। ठीक, तो उसमें जो कि मैंने बताया था कि जब भी कक्षा अध्यापक आएगा तो कॉपी पर लिखने के लिए ध्यान रखिएगा, इस तरीके से लिखा जाएगा, विद्यालय का नाम, कक्षा, विषय, कालांश, चक्र, अवधि, दिनांक, प्रकरण, ये सारी चीज़ें इस प्रकार से फिलअप की जाएंगी। ठीक है, तो मान लीजिए आज आपको हिंदी पढ़ाया जा रहा है, कक्षा 6 का है, और हिंदी में जो कालांश है वो पहली घंटी है, और चक्र मान लीजिए मैं दूसरी बार आ रहा हूँ ये पढ़ाने के लिए। एक बार मुझे फीडबैक दिया गया था, उसमें कुछ कमियां थी शिक्षण में, तो फीडबैक दे करके मुझे फिर से 12 मिनट का समय मिला। मैंने प्लानिंग किया, प्लानिंग करने के पश्चात मैं दोबारा शिक्षण करने के लिए आया हूँ, इसलिए जो सर्कल है मेरा द्वितीय है। ठीक है, अवधि 6 मिनट का ट्रेनिंग दिया जाएगा या करूँगा मैं शिक्षण कार्य, फिर उसके पश्चात जो डेट है वो मेंशन किया जाएगा। मान लीजिए मैं प्रत्याय पढ़ाने जा रहा हूँ, तो पूर्व ज्ञान हम जो लिखेंगे, इसके बाद हेडिंग रहेगा पूर्व ज्ञान। तो पूर्व ज्ञान लिखा जाएगा कि छात्र छात्राएं प्रत्यय के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। एज ए टीचर मैं ये मान के चलता हूँ कि प्रत्यय के बारे में कहीं ना कहीं बच्चे कुछ न कुछ जानते हैं, वही बातें लिखा गया है पूर्व ज्ञान में। अब उसके बाद लिखा जाएगा पाठ प्रस्तावना के प्रश्न। ठीक है, तो पाठ प्रस्तावना का प्रश्न जब लिखेंगे तो हमें ऐसे ही नहीं लिख लेना है कि प्रश्न उत्तर, उसके लिए एक सारणी बनती है, सारणी का निर्माण करना पड़ता है, जिसमें हम लोग यहाँ पे क्रमांक लिखते हैं, छात्राध्यापक कथन लिखते हैं, छात्र कथन लिखते हैं, उसके पश्चात घटक के लिए सारणी बनती है। ठीक है, निर्माण किया जाता है। अब यहाँ से मान लीजिए हमने पहला प्रश्न पूछ लिया बच्चों से कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना क्या कहलाता है, तो बच्चे कहेंगे यातायात कहलाता है, या फिर परिवहन कहलाता है, या फिर कह सकते हैं कि घूमना कहलाता है। बच्चे अपने मन से वो रिप्लाई करेंगे। तो उनमें से जो आंसर आया आपका, जो आपको लग रहा है कि मुझे दूसरे प्रश्न के निर्माण करने के लिए उपयोगी है, हमने वहीं से ले लिया। ठीक है, तो परिवहन को ले लिया, तो हमने दूसरा प्रश्न परिवहन जो उत्तर मिला है उसी परिवहन से हम बनाएंगे दूसरा प्रश्न। तो हमने बना लिया परिवहन के साधन कौन कौन से हैं। ठीक है, तो अब जो उत्तर मिलेगा, अब बच्चे बताएंगे कि परिवहन के जो साधन हैं वो रेल है, बस है, कार है, हवाई जहाज़ से भी लोग परिवहन कर रहे हैं आजकल, मोटरसाइकिल है, साइकिल है, बहुत सारे ऐसे साधन आप बताते हैं। तो उसमें से हमने एक उत्तर ले लिया आपका रेल। हमने तीसरा प्रश्न का निर्माण किया है जो रेल में डिब्बे कहाँ लगे होते हैं। ठीक है, तो अब बच्चे यहाँ से उत्तर देंगे कि इंजन के पीछे डिब्बे लगे रहते हैं रेल में। ठीक है, यही उत्तर प्राप्त हुआ। अब यही मान लीजिए इंजन के पीछे से हम ले लिया कि जिस प्रकार से इंजन के पीछे इंजन के पीछे डिब्बे लगे रहते हैं, ठीक इस प्रकार से शब्दों के पीछे जुड़कर नवीन शब्द बनाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। अब बच्चा कहेगा कि प्रत्यय कहलाता है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, जस्ट इसी सारणी के नीचे उद्देश्य कथन किया जाता है। हम लोग इसको हेडिंग लिखते हैं उद्देश्य कथन। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा जाता है उद्देश्य कथन में कि आज हम लोग प्रत्यय नामक पाठ पर चर्चा करेंगे। इस तरीके से उद्देश्य कथन लिखा जाता है यहाँ पर। ठीक है, कॉपी में आप अपने मेंशन करेंगे प्यारे बच्चों ये उद्देश्य कथन का। ठीक है, और यहाँ पे भी लिखा जाएगा प्रत्यय जो आप पढ़ा रहे हैं। अब उसके पश्चात ध्यान रखिएगा कॉपी पर लिखने के लिए हमने पूरा का पूरा क्लास में बताया था, फिर भी आप लोग नहीं समझ पाए। अब उसके बाद हेडिंग लिखी जाती है कि पाठ प्रस्तावना कौशल के घटक एवं निरीक्षण तालिका, ये हेडिंग रहती है। अब उसके पश्चात तालिका बनती है। ठीक है, जिसमें पहले लिखा जाता है उस तरीके से सीरियल नंबर लिखा जाता है। यहाँ पे जैसे इसी तरीके से तालिका बनती है तो यहाँ पे लिखा जाएगा घटक लिखा जाएगा, और यहाँ पे रेटिंग स्केल लिखी जाती है। टैली चिन्ह भी कहीं ना कहीं प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे रेटिंग स्केल लिखी जाती है। अब रेटिंग स्केल में न्यूनतम और अधिकतम लिखा जाता है। न्यूनतम में 0 से लेकर के 4 तक लिखा जाता है, और अधिकतम में या फिर 3 तक लिख सकते हैं, 4 डिजिट इसमें और 4 डिजिट उसमें, लगभग 7 डिजिट। तो फिर उसके बाद न्यूनतम में 0, 1, 2, 3 तक लिखेंगे, और अधिकतम में 4, 5, 6 तक लिखा जाता है। ये 7 संख्याएं पूरी होती हैं। और वो पूरे जो मान लीजिए पाठ प्रस्तावना के जितने भी घटक रहेंगे, 8 या 9 घटक हैं, वो 8 घटकों को यहाँ पर लिखा जाएगा, और कितना प्रयोग किए हैं उसी तरीके से सेंटेंस भी लिखा जाएगा कि हमने प्रयोग किया। ठीक है, या प्रयोग हुआ होगा या होगा। ठीक है, तो इस तरीके से तो टीचर
अब वहाँ बैठ करके क्लासरूम में निरीक्षण कार्य करेगा पर्यवेक्षक। तो अब दृश्य साधन लाए हैं, अगर उसका प्रस्तुतिकरण किए हैं तो रेटिंग स्केल लगाएगा कि आपने प्रस्तुतिकरण किया, कितना किया, वो रेटिंग स्केल ही बताएगा आपका, या जितनी बार प्रयोग किएंगे वहाँ पे लगेगा। क्या समुचित समयावधि में आपने प्रश्न को रखा, तो अगर रखे हैं तो वहाँ पे रेटिंग स्केल लगेगा। उसी प्रकार से वो सारी चीज़ें की जाती हैं, सभी घटकों को वहाँ पे रेटिंग किया जाता है। रेटिंग का मतलब एक रेट दिया जाता है कि आपने इस कौशल में कितना निपुण हासिल हुआ है। ये पूरी सारणी कंप्लीट हो जाती है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो फीडबैक रहता है समालोचना के रूप में नीचे लिखी जाती है। ठीक है, निरीक्षण तालिका के नीचे समालोचना रहेगा, इधर पर्यवेक्षक का हस्ताक्षर रहेगा और यहाँ पे दिनांक मेंशन किया जाता है। तो जो भी टीचर्स को महसूस होगा कि दृश्य सामग्री का उचित तरीके से प्रयोग किया गया, वो भी लिखेगा। पॉजिटिव और नेगेटिव जो है फीडबैक आपको देता है, जिससे कि आप दूसरी बार जब भी आएँ तो उस फीडबैक को ध्यान में रख करके अपना शिक्षण कार्य पूरा करें। ये प्यारे बच्चों, कहीं ना कहीं हमने बहुत सारे अच्छे तरीके से उसको रखा था, फिर भी आप अपनी फाइल में अच्छे तरीके से बना नहीं रहे हैं। तो इसको अच्छे तरीके से बनाइए भाई सब लोग, तब कहीं ना कहीं आपकी फाइल जो है अच्छी बनेगी माइक्रो टीचिंग की। ठीक है, अब यहाँ पर मैं दूसरा टॉपिक ले रहा हूँ। मान लीजिए एक जो टॉपिक है वो है आपका छिपा रहस्य। छिपा रहस्य, ठीक है। और ये जो छिपा रहस्य टॉपिक है वो हिंदी के कक्षा 7 का टॉपिक है। अब ये व्याकरण का नहीं है तो इसको व्याकरण हटा देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं कक्षा 7। ठीक है, अब यहाँ से मान लीजिए जब हम प्रश्नीकरण लिखेंगे कॉपी पे अपने, तो सबसे पहले पाठ प्रस्तावना के जो प्रश्न होंगे वो निर्मित किए जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से प्रश्न हम पूछ रहे हैं कि वे जानवर एक मिनट पहले मैं इसको पूरा संपूर्ण रूप से लिख लूँ तब आपको बताऊँ, या तो फिर नहीं लिखते चलते हैं और आपको शायद यहाँ से किस तरीके से लिखा जाता है ये भी पता चल जाएगा अच्छी तरीके से। ठीक है, वे जानवर जिनको मनुष्य पालता है कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ से मान लीजिए प्रश्न पूछा गया टीचर्स के द्वारा कि वे जानवर जिनको मनुष्य पालता है क्या कहलाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर उत्तर दिया जाएगा बच्चों के द्वारा कि पालतू जानवर कहलाता है। ठीक है, पालतू जानवर कहलाता है। अब यहाँ से प्रश्न दूसरा पूछ लिया जाएगा, यहीं से जो उत्तर मिला उससे प्रश्न का निर्माण कर लेंगे कि कुछ पालतू जानवरों के नाम बताओ। ठीक है, अब यहाँ से बच्चे बताएंगे कुछ पालतू जानवरों के नाम। ठीक, तो उसमें कहेंगे गाय है, भैंस है, ठीक है, गाय भैंस, बकरी हो गया, घोड़ा हो गया। घोड़ा भी बहुत सारे लोग पालते हैं, हाथी भी बहुत लोग पालते हैं जो शादी विवाहों में इसका प्रयोग किया जाता है ना। तो अब यहाँ से प्रश्न पूछेंगे, मान लीजिए यहीं से है, हमने घोड़ा को ले लिया तो प्रश्न पूछ दिया कि घोड़े का क्या उपयोग है। ठीक है, घोड़े का क्या उपयोग है, तो भाई किस लिए उपयोग करते हैं, आप यातायात के लिए प्रयोग करते हैं। बच्चे देंगे कि यातायात, वह कह सकते हैं कि परिवहन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, बात समझ में आया। अब इस तरीके से आपका आंसर आएगा। ठीक है,
परिवहन हो गया। अब यहाँ से प्रश्न बना लेते हैं। घोड़े की सवारी से संबंधित किसी कहानी का नाम बताओ। ठीक है। अब यहाँ पर हो सकता है वो चैप्टर जो हम पढ़ाना चाहते हैं, नया पाठ, वो बच्चा उत्तर न जानता हो, तो यहाँ पे बच्चा क्या हो जाएगा, मौन हो सकता है या कुछ न कुछ बताने का प्रयास करेगा। तो अगर मौन हो जाता है तो समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा, अगर बता लेता है तो हम ये मान के चलते हैं कि नई कहानी है, बच्चों को उतना पता नहीं है। ठीक है, वो मौन हो गया तो उसके लिए प्रश्न क्या हो गया, ये समस्यात्मक हो जाएगा। ठीक, तो अब हम कहेंगे बच्चों से कि इस कहानी का नाम है प्यारे बच्चों छिपा रहस्य। तो आज हम लोग छिपा रहस्य नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। ठीक है, छिपा रहस्य नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। तो इस तरीके से आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, यहाँ पर प्रश्न बनाने हैं, लिखने हैं। प्रश्न बनाते समय मैं बार बार कहता हूँ कि आप लोग इस तरीके का प्रयोग करिएगा जिसमें क्या लगा रहे, कैसे लगा रहे, क्यों लगा रहे, ना, क्या क्यों कैसे का प्रयोग करके अगर प्रश्न आप बनाते हैं तो वो प्रश्न ज़्यादा संक्षिप्त और छोटा, आसान या सरल बनता है, जिससे कि बच्चे सुविधा अनुसार उसका उत्तर बता सकते हैं। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं इस तरीके से आप पाठ प्रस्तावना के प्रश्नों का प्रस्तुतिकरण करते हैं और लिखते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये हिंदी का है, ठीक उसी प्रकार से और भी विषयों का आप सब बना सकते हैं। मैं भी आप लोगों के लिए सुविधा के लिए मैं और सारे प्रश्नों पर पाठ प्रस्तावना के प्रश्न बना करके लेकर के आऊँगा, ताकि आप लोग अच्छे तरीके से पाठ प्रस्तावना का प्रश्न निर्माण करना समझ पाएँ, सीख पाएँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं प्यारे बच्चों, धन्यवाद। इसको आप लोग सभी लोग नोट कर लीजिए पहले।